अच्छा, ये देखें आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सेल टैक्स की लायबिलिटी जो चीज़ हमने पढ़ी है, अब बेसिकली उसको जो है हमने समराइज करना है मंथ एंड के ऊपर। मतलब हमारा मंथ एंड हो गया है, तो सबसे पहले जो हमारा मंथ एंड के ऊपर काम होगा कि जितने भी परचेजेस हमने किए हैं, तो हमने सबसे पहली स्क्रीन देखी थी, हमारी पूरी परचेजेस को हमने इस तरीके से अपने सामने रखना है बाइफरकेट करके। ऐसी बात है वो ईआरपी रिपोर्टिंग के अंदर सारी चीज़ें बाइफरकेट होंगी, लेकिन फिर भी आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप इसको देख लेंगे। अब नॉर्मली जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास तो चंद मखसूस रॉ मटेरियल्स होते हैं, एक आउटपुट होता है, तो वहाँ तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो रही होती है। सबको पता होता है कि हम टैक्सेबल आइटम्स में डील कर रहे हैं या एग्जाम सप्लाईज में डील कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही होती है, वहाँ पे मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। जो कि मल्टीपल आइटम्स होंगे तो उसी हिसाब से फिर आपकी इनपुट की एडजस्टमेंट होगी। कुछ इनपुट आपको मिलेगा, किसी का इनपुट नहीं मिलेगा, किसी का इनपुट आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। कहाँ प्रोपोर्शनेट करना है वो एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं। कोई थर्ड शेड्यूल के आइटम होंगे, उनकी ट्रीटमेंट अलग होगी। कहीं पे एड भी अप्लाई हो रहा होगा तो 10% का टैक्स देना होगा, किसी को 10% की छूट मिल रही होगी। तो दोनों सूरतों में, हर सूरत में आपके पास मंथ एंड के ऊपर जब आप लायबिलिटीज या वर्किंग बनाने जा रहे होते हैं तो आपके पास ये समराइज फॉर्म के अंदर पूरा डाटा होना चाहिए कि आपने क्या क्या परचेजेस किए हैं। इसी तरीके से आप पूछ भी सकते हैं अपने परचेज डिपार्टमेंट से या अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि लेट्स सपोज कि यार मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरी जो परचेजेज है उसमें पैकेजिंग का कोई माल आइटम ही नहीं है। कल को तो मुझसे ये सवाल हो जाएगा कि भाई आप एक्सपोर्ट करते कैसे हैं, जब तो आप कोई कार्टन ही नहीं खरीदते हैं तो आप एक्सपोर्ट कंटेनर के अंदर माल बेचते कैसे हैं। मैं फिर इसको ऐड करवाऊंगा यहाँ पे। तो ये लिंक किससे कर रहा है, मुझे बिजनेस मॉडल पता था। बिजनेस मॉडल पता था तो मैं आइटम्स यहाँ पे ऐड करवाता चला जाऊंगा। और मैं आगे सेल टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर, ये मेरी सेल टैक्स की एक शीट आपके सामने, कैलकुलेशन ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। एक इसमें मेरा आपके भी सामने डाटा आ रहा है जी एक मेरा भी क्वेश्चन है इसमें जी बोले आपसे। आपने। अगर प्रोविंशियल टैक्स में हम लोग देखें कि क्या दो अथॉरिटीज अलग अलग हैं, जैसे मैं खुद रेजिडेंट हूँ पंजाब में और जो मेरा कस्टमर है वो भी पंजाब में है, मगर जो मेरा वेंडर है वो सिंध में है। जब वो सिंध से इनवॉइस मुझे करता है तो मेरा वो इनपुट बन जाता है एज पर लॉ, और जिस तरह मैं क्लाइंट को करता हूँ तो वो मेरा आउटपुट बन जाता है। क्या मैं इसको डिफरेंट जो अथॉरिटीज हैं इनको मैचअप करके कहीं मैं अपना इनपुट आउटपुट एडजस्ट कर सकता हूँ, या मुझे सिंध में जाके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? नहीं, इसमें वही है जो हमने पहले किया था। अगर आपका मेजर बिजनेस है सिंध के अंदर तो फिर तो आप सिंध में रजिस्टर्ड करवा लें। इसकी वजह ये है कि सिंध का रेट है 13% का और पंजाब का रेट है 16% का। तो अगर आपका बिजनेस बाइंग बहुत ज़्यादा है सिंध के अंदर और क्लाइंट बेस भी सिंध में है तो आप सिंध के अंदर रजिस्टर्ड करवा लें। लेकिन अगर ऑन एंड ऑफ ओकेजन ट्रांजेक्शन है तो फिर तो बेहतर ये है कि आप जहाँ पे मेन आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जैसे पंजाब में है तो आप पंजाब में रजिस्टर्ड हैं और यहीं से बैठे बैठे आप जो है वो डिफरेंट प्रोविंस के अंदर सर्विस या तो बाय करें या सर्विस डिलीवर्ड करें। टैक्स की इम्प्लीकेशन होगी ओरिजिनेशन के ऊपर से। क्योंकि लास्ट में मेरा तकरीबन ना 2-3 माह पहले एडिशनल कमिश्नर पीआरए के साथ एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे कोई इनके साथ एग्रीमेंट चल रहे हैं एसआरडी के साथ, जिसको शायद ज्वाइंट वेंचर के तौर पे हम लोग इसको एडजस्ट करने की पोजीशन में होंगे। क्या मैं वो वेट कर रहा था, कोई ऐसी आपके भी इल्म में है ऐसी बात? अभी तक नहीं आई ये चीज। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं। ये आपकी बात किसी हद तक मैं सही समझता हूं कि ये बीआरए और एसआरबी के उसमें नहीं चल रहा, बल्कि ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तकरीबन 2-3 माह पहले एक वो हुआ था, प्रोग्राम इवेंट हुआ था। उसके अंदर ये बाकायदा वहाँ पर ये बात डिस्क्लोज की गई थी कि तमाम सूबों की जितनी अथॉरिटीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रास्ते में हैं और इसको बहुत जल्द इसको कोलैबोरेट करके एक कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, तो ये करने का प्लान है, लेकिन अभी कोई ऐसी करीब कोई ऐसी चीज अभी नजर नहीं आ रही। राइट। अच्छा, मेरा फैसल साहब एक और भी क्वेश्चन है आपसे, डेबिट और क्रेडिट के लिए। अगर मैं खुद एडवर्टाइजिंग एजेंसी में होता हूँ, जब मैं अपने क्लाइंट को एक सर्विस देता हूँ तो वो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, वो जो भी अगर रजिस्टर्ड है तो तभी मैं उसके बिहाफ पे करूँ
कि वो अपनी फाइलिंग खुद करेगा, मगर अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसकी लाइबिलिटी हमारी बन जाती है, मेरी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं उसके एंड पे विदहेल्ड करके पीआरए का टैक्स मैं अपने उसमें पोर्टल में सबमिट करवाऊँ अनरजिस्टर्ड केस। अब वो उसमें ये होता है कि सर मैं तो अपना इनपुट जोन से है, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ टैक्स पीरियड के अंदर, जो भी मंथ के अंदर हो रहा होता है, मगर हमारी एजेंसी 3 महीने का टैक्स क्रेडिट पेमेंट क्रेडिट देती है हर क्लाइंट को। अगर वो हम 3 महीने के बाद क्लाइंट पेमेंट करने से इनकार करे और 6-7 महीने चला जाए तो हमने तो एडवांस में टैक्स दे दी, या अगर वो डिफॉल्टर कर जाए हमें पेमेंट ना करे, तो क्या हमें ये डेबिट क्रेडिट नोट की प्रैक्टिस हर दफा करनी पड़ेगी उनके लिए, नहीं इसमें या हमें इसमें कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है? नहीं रिलैक्सेशन नहीं, अब अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं इस टाइप की, अगर लोगों के पास सेलर होते हैं जो प्रैक्टिस चल रही है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस चल रही है वो फिर चलती है कैश बेस के ऊपर, डेफिनेटली। ठीक है ना। फिर हम कोशिश करते हैं कि इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कि 3 महीने के बाद क्या होगा, तो मैं जब वो 3 महीने के बाद उसकी पेमेंट आ रही होती है तो इनवॉइस भी फिर मैं उसी महीने में रेज कर देता हूँ। मगर सर अगर देखिए ना, अगर 0.5 मिलियन भी मतलब कि 5 लाख भी एक अमाउंट हो, तो कोई भी मेरा क्लाइंट कैश नहीं पे करेगा 5 लाख का, वो थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल ही पे करेगा, चाहे उसने उसका टैक्स एडवांटेज उसने लेना हो या ना लेना हो, मगर वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल करेगा। तो मेरा ये आपसे फिर क्वेश्चन यही है कि क्या हमें फिर इसके लिए कोई पीआरए से बात की जाए, क्योंकि अगर हम डिले करते हैं अपनी कंप्लाइंस को तो हमें नोटिस डाल देंगे, क्योंकि आपकी मिसमैच हो गई है। मिसमैच होगी बिल्कुल ऐसी सूरत में। तो इसमें ये है कि एसआरबी के अंदर तो यहाँ पे ये इशू काफी हॉट रहा था पिछले दिनों में, लेकिन फिर फिलहाल वो पेंडिंग में चला गया है। तो इसमें ये है कि जिसमें एसआरबी के अंदर ये चीज अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पीआरए के अंदर भी जो है आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा, राइट, रिलेवेंट कमिश्नर को। जी थैंक यू। अच्छा, आपका पंजाब से ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। इसका हमने एक सिनेरियो बनाया है कि कंपनी है, उसकी जो है सेल्स है, ठीक है, उस सेल्स को हमने 200 में डिवाइड कर दिया कि उसकी एक्सपोर्ट की सेल भी है, लोकल की सेल भी है, ताकि हम पर्पस ये है कि प्रोविजन देख लें कि अगर एक कंपनी की सेल डिफरेंट टाइप्स की है, एक्सपोर्ट भी है, लोकल भी है, तो उसकी इनपुट की ट्रीटमेंट क्या होगी। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस यही किया था कि सेल का जो आउटपुट टैक्स है वो तो नॉर्मली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड उसके अगेंस्ट में इनपुट की एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी को हिट कर रही होती है डायरेक्ट एफबीआर के अमाउंट को। वहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर हमने 10 मिलियन की एक सेल अजम्पशन के तहत सेल की शो की है, उसमें एक्सपोर्ट है हमारी 4 मिलियन की और लोकल सेल है 6 मिलियन की, तो टोटल हो गई 10 मिलियन की हमारी सेल। इसके अगेंस्ट में हमारे पास कुछ परचेजेज हैं जो हमने नीचे मेंशन की हुई है कि रॉ मटेरियल लोकल भी है और रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड भी है। इस तरह के इलेक्ट्रिक भी है हमारे पास, इस तरह स्विग गैस भी है। तो हमारे पास टोटल परचेजेस भी आ गई और टोटल परचेजेस का इनपुट भी आ गया। तो आप देखें आपके पास जो टोटल आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 10,20,000 रुपये का, और टोटल इनपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 14,02,500 रुपये का। अब ऐसी बात है कि मुझे पता है कि सेल टैक्स कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो है आउटपुट माइनस इनपुट। तो अगर मैं इस फार्मूले की तहत चलूँ तो मेरा जो आउटपुट है वो है 10 लाख रुपए का और जो मेरा इनपुट है वो है 14 लाख रुपए का। तो इस महीने मुझे एफबीआर को कोई पैसे देने नहीं है, बल्कि उल्टे मेरे पैसे उनकी तरफ निकलते हैं, क्योंकि मैंने जो बाइंग की है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा पे किया हुआ है और जो मैंने सेल की है उसके ऊपर टैक्स कम पार्टी से लिया हुआ है। तो ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आया कि ऐसे ही होगा या किसी और तरीके से होगा, ये हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि हम लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये देखें आपके सामने जो स्क्रीन आई है उसके अंदर उस सवाल की लायबिलिटी कैलकुलेट की गई है। जो पहला केस है जिसमें हमने पढ़ा था कि हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाते हैं, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो फिगर है वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है। तो कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट हो गया 3,82,000 रुपये हमें एफबीआर से वापस लेने हैं, जो कि हम शो करेंगे, मिलेंगे नहीं लेकिन सिस्टम के अंदर चले जाएंगे, अगले महीने एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा अगर हमने ये ट्रीटमेंट कर दी, और जब ऑडिट आएगा तो ये पूरे पैसे जो है हमें रिवर्स करने पड़ेंगे विद पेनल्टी, डिफॉल्ट एंड सरचार्ज। तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? करेक्ट ट्रीटमेंट ये होगी बेसिकली कि आपकी जब सेल है वो है 2 टाइप की,
ठीक है, एक एक्सपोर्ट सेल है, एक लोकल सेल है। तो हमने सबसे पहले तो प्रोपोर्शनेट कर लिया कि टोटल सेल में एक्सपोर्ट जो है 0 रेट की होती है। हिला मत दीजिएगा, नेट चल रहा है। ठीक है, वो 0 रेट की होती है, तो वो हो गई आपकी 40%। इसमें जो हमारी लोकल सेल है, जो टैक्सेबल सप्लाईज की है, वो हो गई 17%। इसका अलावा जब मैं प्रोपोर्शनेट करूंगा तो लोकल सेल मेरी 60% है टोटल सेल का। ये जो मेरे पास इनपुट आ रहा है, वो इनपुट आ रहा है 14,02,000 रुपए का। ये पूरी की पूरी सेल के अगेंस्ट में चार्ज हुआ है। ऐसे सिनेरियो में जहां मेरे पास दो टाइप की सेल है, एक्सपोर्ट लोकल टैक्सेबल सेल भी है, 0 रेट की सेल भी है, इसमें एग्जेम्प्ट की भी हो सकती है। इस सिनेरियो में दो टाइप की सेल है, एक 0 रेट की है और एक टैक्सेबल है। तो जो मेरा इनपुट है वो बिजली का बिल है या रॉ मटेरियल है, उससे तो मैंने एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट भी बनाई है और परचेज की भी बनाई है, लोकल परचेज लोकल सेल की भी बनाई है। तो मैं इस इनपुट को भी प्रोपोर्शनेट करूंगा। ठीक है, मेरा टोटल 14 लाख का इनपुट है, उसमें से 60% मेरा लगा है लोकल सेल के अगेंस्ट में और 40% लगा है एक्सपोर्ट सेल के अगेंस्ट में। तो इनपुट मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक एडमिसिबल इनपुट होता है, एक इनएडमिसिबल इनपुट होता है। तो 40% जो मेरा टोटल इनपुट है वो इनएडमिसिबल हो गया, क्योंकि वो लगा है 0 रेट की प्रोडक्ट की। तो देखिए, आप नीचे कैलकुलेशन में लिखा है कि जो टोटल मेरा एक्चुअल इनपुट है जो मैं क्लेम कर सकता हूँ, वह है 8,41,000 रुपये का। अब जब मैं अगली शीट के ऊपर जाऊंगा सेल टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए, तो मैं 10 लाख में से 8 लाख माइनस करूंगा, तो मुझे जो डिफरेंस अमाउंट है 178 का, ये पे करना है। कि ये वो है मेरी लायबिलिटी, जो कि अगर मैं इसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती मुझे, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा होता। बल्कि अब क्या हुआ कि जब मैंने इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की तो 1,78,000 रुपीज मुझे देने पड़ रहे हैं FBR को। अब इसमें सवाल ये है कि 40% तो मैंने 60% तो यहाँ दे दिए मैंने, 40% कहाँ चले गए? 40% क्योंकि मैं एक्सपोर्ट की सेल दिखाई है मैंने, तो वो 40% मेरे रिफंड में चले गए। वो मैं फिर रिफंड क्लेम करूंगा FBR से। यही एक्सपोर्ट की सेल अगर मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती तो वो 40% खत्म हो जाते, मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाते वो। ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों को? किसी को कोई सवाल है तो मुझे भेजते वो। फैजल भाई, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें आप इस चीज को, क्योंकि ये चीज रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करने के वक्त मैंने चेक किया कि जो मेरे पास डाटा अवेलेबल था उसमें दो टाइप की सेल्स थी, एक थी एक्सपोर्ट सेल, एक थी लोकल सेल। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में मेरे पास ऐसी बात है परचेजेस थी। वो जो परचेज थी वो परचेज तो मेरी लगी है टोटल सेल के ऊपर। ठीक है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया है वो सिर्फ दिया है लोकल सेल के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपना जो इनपुट है उसको करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट, प्रॉपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। उसको जब मैं प्रोपोर्शनेट करूंगा तो इस तरीके से प्रोपोर्शनेट करूंगा। लोकल सेल की टोटल सेल के अंदर मैंने परसेंटेज देखी 60%, इनपुट है मेरा 14 लाख रुपए का, तो मैं 60% का जो इनपुट है वो मुझे मिलेगा एडमिसिबल। बाकी 40% जो है मेरा उस 10,20,000 के अंदर जो आउटपुट है वो एडजस्ट कितना होगा आपका, मेरा 60%। तो जब मैंने 60% कैलकुलेट किया तो मेरे पास लायबिलिटी बनी 178 की। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं होता मेरे पास सिंपल आउटपुट और इनपुट का कॉन्सेप्ट होता, तो मैं बेसिकली FBR को पे करने के बजाय उल्टा FBR से रिफंड क्लेम कर रहा होता 3,82,000 रुपये का। तो ये सेल टैक्स की कैलकुलेशन मेरे पास जो आई है सामने, वो सारी उस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आई है कि मुझे बेसिकली कॉन्सेप्ट पता था कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, थर्ड शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो के अंदर काम किया है। लेट्स सपोज मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो एक्सपोर्ट सेल जो थी उसकी अगर मैं कर दूँ एग्जेम्प्ट, तो वो जो 40% जो मेरा डिसअलाउ हुआ है वो मुझे रिफंड की सूरत में एक्सपोर्ट के केस में तो रिफंड हो जाएगा, एग्जाम के केस के अंदर वो रिफंड नहीं होगा, बल्कि मैं उसको एडजस्ट करूंगा अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। सर ये रिफंड के टाइमिंग्स क्या होते हैं? ये हर महीने रिफंड हो जाता है, ईयर एंड पे रिफंड होता है? रिफंड जो है सेल टैक्स का रिफंड जो है वो आपका 120 दिन के अंदर जो है आपने एनेक्चर H फिल करना है। रिटर्न फाइल करने के बाद आप चाहे दूसरे दिन ही भर दें या 1 महीने के बाद भरें, लेकिन 120 दिन के अंदर अंदर आपने अपना एनेक्चर H फाइल करेंगे तो उसकी बेस के ऊपर रिफंड का फैसला होगा कि आपको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर ये रिफंड कैश चेक की सूरत में मिलता है FBR? रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है डायरेक्ट। ठीक।
तो देखें, अगर आपको सेल टैक्स की प्रॉपर कैलकुलेशन पता थी, टाइप्स ऑफ सप्लाईज पता थी, तो आपने प्रॉपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होती तो आप जो है वो लायबिलिटी पे करने के बजाय आप रिवर्स के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते अपने सिस्टम के अंदर। तो क्योंकि एक्सपोर्ट है तो वो 40% रिफंड में चला जाएगा, एग्जाम्प्ट है तो वो 40% का जो इनपुट डिस्काउंट वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारी क्यूरीज हैं, मल्टीपल क्यूरीज हो सकती हैं। तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप आपने हमारा वो ज्वाइन कर लेंगे तो